हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग वैद्युत सेल के बारे में पढ़ लिए। आज आइए लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। इसमें भी वैद्युत सेल से ही संबंधित थोड़ा बहुत और आगे पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ें वैद्युत सेल आखिर यहाँ करता क्या है। वैद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल आज 2-3 दिन से हम वैद्युत सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ केवल वैद्युत सेल को परिभाषित करेंगे बस। वैद्युत सेल एक युक्ति है जो वैद्युत परिपथ में हमेशा आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। वैद्युत सेल की परिभाषा है। ठीक, अब आइए अब हम वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल EMF ऑफ सेल। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। तो विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो देखिए, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा अर्थात सेल द्वारा किया गया कार्य ही इस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर सुन लें, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से निरूपित करते हैं। यदि Q आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य W हो, तो एकांक आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य W/Q। और इसी राशि W/Q को हम सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहते हैं। तो E बराबर W/Q होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। हम यहाँ से वोल्ट की परिभाषा बता सकते हैं। यदि हम वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। ऐसा कहेंगे। फिर से सुन लें, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। याद रखिए, सेल का विद्युत वाहक बल यह सेल का लाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये सदैव नियत रहता है, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। उदाहरण हम आपको दें,
जैसे मार्केट से आप रेड एवरेडी खरीद कर लाए, 2 महीना 4 महीना बाद वो बेकार हो गई, आप इसे ले गए कूड़ा करकट में फेंक दिए। कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, देखेगा, अचानक आप उससे पूछिए यार वो सेल है, तो तुरंत कहे हाँ हाँ 1.5 वोल्ट की रेड एवरेडी। अब आप समझें, जब आप नई नई खरीदे थे तब भी 1.5 वोल्ट कहे थे, अब आज वो व्यक्ति जब वो सेल फेंक दी गई है, ख़राब हो गई है, तब भी वो 1.5 वोल्ट कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल का विद्युत वाहक बल कभी भी नहीं बदलता है, वो हमेशा नियत रहता है। अब क्लियर है, समझ गए? तो वही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल सदैव नियत होता है, ये कभी भी नहीं बदलता है। अब चलिए और आगे पढ़ लें। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए एक वैद्युत परिपथ है, हम यही बना ले रहे हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, इस कैपिटल R के सिरों के बीच का विभवांतर V और इसमें प्रवाहित धारा I। ये हमने एक वैद्युत परिपथ तैयार कर दिया। एक चीज़ और आपसे यहाँ बता दें विद्युत वाहक बल के बारे में। सेल के भीतर विद्युत वाहक बल ऋणोध से धनोध की ओर दिष्ट होता है। यह विद्युत वाहक बल E सेल के भीतर ऋण से धन की ओर दिष्ट होता है और धनात्मक माना जाता है। फिर सुन लें, सेल के भीतर विद्युत वाहक बल ऋणोध से धनोध की ओर दिष्ट होता है। ऋणोध से धनोध की ओर हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। जाहिर सी बात है इसके विपरीत निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो सेल के भीतर विद्युत वाहक बल ऋणोध से धनोध की ओर होता है, धनात्मक माना जाता है। आइए अब यहाँ देखते हैं टर्मिनल विभवांतर के बारे में। तो ये वैद्युत परिपथ है। वैद्युत परिपथ के कई खंड आप ले लीजिए। इन खंडों के बीच मान लीजिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य, पहले खंड में W1, दूसरे खंड में W2, तीसरे खंड में W3 इत्यादि हो, तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन। इस W का मान आप यहाँ अपने इस समीकरण 1 में रख दें तो W की जगह हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3
प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन ओवर क्यू। ठीक, तो इस ढंग से ये हो गया W1 ओवर Q प्लस W2 ओवर Q प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन। इस अनुपात W1 ओवर Q को हम खंडों के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर V1, इसी प्रकार दूसरे खंड के बीच टर्मिनल विभवांतर V2 इत्यादि ऐसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ टर्मिनल विभवांतर को आप परिभाषित कर सकते हैं, सेल वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। फिर से एक बार सुन, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए पढ़ते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आंतरिक प्रतिरोध, इसके बारे में ध्यान दीजिए। वैद्युत सेल के भीतर जो घोल होता है उसको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसी हम रुकावट को, बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुन लें, सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम भिन्न भिन्न कारकों पर प्रभाव देखते हैं। फिर से सुन लें, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विभिन्न कारकों पर प्रभाव। नंबर 1, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है, अर्थात दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, और किस पर निर्भर किया? विद्युत अपघट्य में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपघट्य में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना अधिक प्लेट डूबी रहेगी उतना ही आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। यदि विद्युत अपघट्ट में प्लेट कम डूबी रहेगी तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब तो समझ गए। तीसरा, आप सेल को बार बार प्रयोग करते रहिए, इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। माने प्रयोग में लाने पर आंतरिक प्रतिरोध निरंतर बढ़ता जाता है। सेल का प्रयोग करते रहने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता। आप बार बार प्रयोग करते रहेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रयोग करते जाइए, इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, ये नियत नहीं रहता। ठीक। अपघट्ट की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। अपघट्ट की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक। आप वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ा दीजिए, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है। यह आंतरिक प्रतिरोध इन सब कारकों पर निर्भर करता है। हम सेल का विद्युत वाहक बल पढ़े, टर्मिनल विभवांतर पढ़े, आंतरिक प्रतिरोध पढ़े। अब इन सभी में संबंध पढ़ेंगे। आइए विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पढ़ेंगे।
विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक, माना वैद्युत परिपथ में I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित हो रही है, अतः t समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर IT। ये समीकरण 1 हो गया। अब वैद्युत परिपथ में Q आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा अर्थात सेल द्वारा किया गया कार्य। ठीक, W बराबर Q इंटू E। हम पढ़े हैं किया गया कार्य W Q इंटू V होता है, तो यहाँ पूरे परिपथ की चर्चा है तो V की जगह विद्युत वाहक बल ही हो गया। ठीक, अब बाह्य परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V हो तो सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य W एक्सटर्नल इक्वल टू Q इंटू V। W एक्सटर्नल Q इंटू V, ये समीकरण हो गया 3। ठीक, अब सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य में विभव पतन V डैश हो तो V डैश बराबर I इंटू स्मॉल r, ये समीकरण 4 हो गया। तो सेल के भीतर Q आवेश प्रवाह में किया गया आंतरिक कार्य, इसको हम W इंटरनल कह दें, इक्वल Q इंटू V डैश, Q इंटू V डैश, ये समीकरण हो गया 5। अब ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार कुल कार्य W बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, अथवा यहाँ से W एक्सटर्नल हम निकालना चाहेंगे, ये हो गया W इंटरनल को बाईं तरफ ले जाएं तो माइनस हो गया। ऊपर के समीकरणों से मान रख दिया जाए। W एक्सटर्नल का मान देखिए QV और W का मान QE माइनस W इंटरनल का मान QV डैश, हर जगह से आप देखिए Q कॉमन होकर कट जाएगा। यहाँ से V बराबर E माइनस V डैश, अथवा V बराबर E माइनस
V डैश का मान समीकरण 4 से रख दीजिए IR। तो ये टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, V इक्वल E माइनस IR। यदि हम सेल को आवेशित कर रहे हों तो जब हम सेल से धारा लेते हैं तो धारा धन प्लेट से निकलती है, और जब हम सेल को आवेशित करते हैं तो धारा धन प्लेट में प्रवेश करती है, अर्थात आवेशन के समय धारा की दिशा बदल जाती है। तो आवेशन के समय तो धारा I की जगह माइनस I रख दें, जहां ऋण चिन्ह धारा की विपरीत दिशा को निरूपित कर रहा है। तो अपने इस सूत्र में जब I की जगह माइनस I रखेंगे तो V इक्वल E माइनस I इंटू R हो जाएगी, अथवा ये V इक्वल E माइनस में माइनस का गुणा प्लस हो गया IR। इस प्रकार आपने देखा कि जब सेल से धारा ली जा रही हो तो टर्मिनल विभवांतर कम होता है, और जब सेल आवेशित की जा रही हो तो टर्मिनल विभवांतर अधिक होता है। किससे? विद्युत वाहक बल से। ठीक, ये आवेशन के समय है और ये जब सेल से धारा ली जा रही है तब है। इसको याद रखिए, V इक्वल E माइनस IR। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो उसके सिरों के बीच विभवांतर V हो तो V इक्वल I इंटू R। ये समीकरण 8 हो गया, ये समीकरण 8 हो गया। जरा समीकरण 6 से देखिए, समीकरण 6 से। ठीक, समीकरण 6 से हम स्मॉल r का मान निकालेंगे। ये माइनस IR है, इसको पक्षांतर कीजिए बाईं ओर तो प्लस IR हो गया। देखिए बाईं ओर V है, इसको पक्षांतर कीजिए तो माइनस V हो गया दाहिनी ओर जाकर, अथवा यहाँ से R का मान आया E माइनस V। आप देखिए I का गुणा है, पक्षांतर कर दीजिए, भाग हो गया, तो R बराबर E माइनस V अपान I आ गया। I का मान समीकरण 8 से लीजिए, यहाँ लिखिए समीकरण 8 से I बराबर V बटे R। देखिए I बराबर V, R का गुणा है, पक्षांतर करिए, भाग हो गया, V बटे R। यह मान रखें I का, ये हो गया E माइनस V अपान V ओवर R। आप देखिए ये भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये दूसरी वाली भिन्न उलट जाएगी, R ऊपर चला जाएगा। ये हो गया R इंटू E माइनस V अपान V। ठीक, अब यहां से देखिए R इंटू E अपान V अलग अलग कर देंगे, माइनस V अपान V माने 1। इस प्रकार ये आंतरिक प्रतिरोध का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला। स्मॉल r इक्वल कैपिटल R E अपान V माइनस 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है। ठीक, R इक्वल कैपिटल R E अपान V माइनस 1। तो जैसे हम आंतरिक प्रतिरोध निकाले हैं
वैसे हम विद्युत धारा निकाल लें, परिपथ में विद्युत धारा। तो अपने इसी समीकरण से देखिए, समीकरण 6 तथा 8 से, समीकरण 6 व 8 से ठीक, ये देखिए तुलना कर दें तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष बराबर हो गए। इसका दायां पक्ष हो गया आई आर बराबर ई माइनस आई आर स्मॉल आर। माइनस आई आर को पक्षांतर कीजिए, प्लस हो जाएगा आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल ई। आप देखिए दोनों में आई कॉमन है, आई कॉमन ले लिए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल ई। यहाँ से हम विद्युत धारा आई का मान निकाले ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया। इसको हम समीकरण 8 के बाद इसको 9 मान लें और इसको समीकरण 10 मान लें। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। उनके बीच संबंध V इक्वल ई माइनस आई आर धारा लेते समय तथा आवेशन के समय V इक्वल ई प्लस आई आर निकाला। फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपान V माइनस 1 निकाला और अंत में परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर निकाल लिया। थैंक्स।